आई वेलकम विजन लोग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया टॉपिक स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधायिका। स्टेट लेजिस्लेचर आता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 में स्टेट लेजिस्लेचर। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टार्ट करते हैं हम स्टेट लेजिस्लेचर। तो जैसे एक कंट्री के लिए, एक नेशन के लिए जैसे एक पार्लियामेंट है, खासकर इंडिया के लिए बोलते हैं। इंडिया के लिए जैसे एक पार्लियामेंट है जिसका काम है कंप्लीट यूनियन, मतलब कंप्लीट पूरे होल ऑफ द इंडिया के ऊपर कानून बनाना, उसकी वो लेजिस्लेटिव बॉडी है। उसी तरह से हर स्टेट की एक लेजिस्लेटिव बॉडी होती है जिसको हम बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर को डिफाइन किया गया है आर्टिकल 168 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर बताया गया है कि स्टेट लेजिस्लेचर या राज्य विधायिका, जो स्टेट की विधायिका है, वो उसके तीन ऑर्गन होते हैं। तीन ऑर्गन है। पहला ऑर्गन होता है हमारे गवर्नर। गवर्नर इसको आर्टिकल 153 में हम देख चुके हैं कि गवर्नर की क्या-क्या पावर होती हैं, ठीक है? तो यहाँ पर जो वर्क करता है गवर्नर, वहाँ पे हमने देखा था 153 के अंदर एग्ज़ीक्यूटिव फ़ंक्शन क्या था, ठीक है? गवर्नर होगा, गवर्नर के जो-जो हमारे एग्ज़ीक्यूशन फ़ंक्शन थे, वो देखे थे। यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि गवर्नर एक स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट भी है। जैसे हमने देखा कि प्रेसिडेंट हमारा पार्लियामेंट का पार्ट है, तो उसी टाइप से गवर्नर हमारी स्टेट लेजिस्लेटर का पार्ट होता है। मतलब राज्य की विधायिका का ये भी पार्ट होता है गवर्नर। अगला हमारा आता है स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली, जैसे जिसको हम बोलते हैं विधानसभा, इसको हम बोलते हैं विधान सभा, लेजिस्लेचर असेंबली। लेजिस्लेचर असेंबली को मेंशन किया गया है, बताया गया है आर्टिकल 170 के अंदर। आर्टिकल 170 में स्टेट लेजिस्लेचर या वो लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में बताया गया है। ये हमारी होती है, इसको इलेक्ट किया जाता है डायरेक्टली पीपल के द्वारा, लोगों के द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। इसको हम बोल सकते हैं लोअर हाउस, लोअर हाउस ऑफ स्टेट, राज्य का लोअर हाउस इसको बोल सकते हैं। जैसे लोकसभा था, उसी टाइप से राज्य में क्या है हमारा, ये लेजिस्लेटिव असेंबली है। अगला थर्ड ऑर्गन होता है इसका लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसको हम बोलते हैं विधान परिषद, विधान परिषद। आर्टिकल 170 के अंदर इसको बताया गया है विधानसभा परिषद के बारे में। जो फंक्शन हमारे राज्यसभा का था यूनियन में, वही हमारे स्टेट के अंदर जो ही फंक्शन होता है लेजिस्लेटिव असेंबली का, वो लेजिस्लेटिव काउंसिल का है। इसको हम बोलते हैं अपर हाउस, अपर हाउस या हाउस ऑफ एल्डर्स, ये हमारा अपर हाउस होता है। लेकिन इंडिया के अंदर देखेंगे, इंडिया के जो स्टेट हैं, इंडिया के टोटल 28 स्टेट हैं, तो 28 स्टेट में हर स्टेट में एक गवर्नर, एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होगी, ठीक है, ये हर स्टेट में नहीं होगी। मतलब जिसके क्रिएशन का और इसके एवोल्यूशन का जो प्रोसेस है वो पूरा मेंशन किया गया है कि हर स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होगी, विधान परिषद हर स्टेट में नहीं होगी। आज के डेट में ये सिर्फ 6 स्टेट में है, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। आज के टाइम में ये सिर्फ हमारे 6 स्टेट में ही है। इससे पहले एक जम्मू कश्मीर में हुआ करती थी, लेकिन जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के थ्रू इसको हटा दिया गया वहाँ से, ठीक है? इस वजह से आज जो हमारे करंट में है, ये सिर्फ 6 स्टेट के अंदर विधान परिषद है। बाकी स्टेट में, बाकी इसके अलावा जो स्टेट बच गए हमारे अप्रॉक्सिमेट 22 स्टेट बच गए। 22 स्टेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 ही ऑर्गन है हमारी स्टेट लेजिस्लेचर के, गवर्नर एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब विधानसभा और गवर्नर। तो हम देखेंगे वन बाय वन, एक-एक को देखेंगे। गवर्नर हम ऑलरेडी देख देख चुके हैं। गवर्नर की पावर उसको हम डिस्कशन कर चुके हैं। हम स्टार्ट करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव में जिसको बोला जाता है विधानसभा। तो स्टेट के रूल रेगुलेशन के लिए, स्टेट की विधायिका के, स्टेट के कानून बनाने के लिए ये हमारी काम करती है लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है? ये उसका एक ऑर्गन आता है जो हमारे स्टेट लेजिस्लेचर का है। तो मेंबर ऑफ जो होते हैं इसके लेजिस्लेटिव असेंबली के, डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं बाय पीपल्स, मतलब डायरेक्टली जो इलेक्शन होते हैं विधायक के,
ठीक है? जिसमें लोग वोट करते हैं, ठीक है? और वोट वही करता है जो अडल्ट फ्रेंचाइज़ी, इसका मतलब है जिसकी एज 18 ईयर के अबव हो, 18 ईयर के अबव हो, ठीक है? और ये चुनते कहाँ से हैं? ये टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ स्टेट। स्टेट की अलग-अलग विधानसभाएँ होती हैं, ठीक है? मतलब एक क्षेत्र होता है विधानसभा क्षेत्र, हर क्षेत्र से एक-एक एमएलए हमारा एक-एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली चुना जाता है, ठीक है? और डायरेक्टली इसको लोग वोट करते हैं, डायरेक्टली लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट इलेक्शन। तो लोगों के द्वारा डायरेक्टली चुने जाते हैं, जो हमारे एमएलए हैं, जो लेजिस्लेटिव असेंबली के पार्ट होते हैं, ये हमारे इनको डायरेक्टली चुना जाता है लोगों के द्वारा, ठीक है। लेकिन हमारे 2 स्टेट आते हैं जहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन भी होता है, मतलब जहाँ पर कुछ मेंबर, सारे मेंबर नहीं, कुछ मेंबर। जैसे हम बात करें सिक्किम की, सिक्किम एंड नागालैंड, 2 स्टेट हमारे, इन 2 स्टेट में इनडायरेक्ट इलेक्शन भी होता है, मतलब कुछ मेंबर इनडायरेक्टली भी इलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है? बाकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जितने भी मेंबर होते हैं हर स्टेट में वो सब डायरेक्टली इलेक्टेड ही हैं। इसके आगे देखते हैं कंपोजिशन, जो हमारी कंपोजिशन होती है मतलब कितने मेंबर होंगे, नंबर ऑफ मेंबर इन लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जितने मेंबर होंगे वो हमारा मेंशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 170 में। यहाँ पर बताया गया है कंपोजिशन मतलब कितने मेंबर होंगे। ये डिपेंड करता है, कंपोजिशन डिपेंड ऑन स्टेट पॉपुलेशन। स्टेट पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि किस स्टेट की कितनी पॉपुलेशन है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग वहाँ पर कितनी नंबर ऑफ सीट डिफाइन की गई हैं या फिर कितनी नंबर सीट हमारी जो डिलिमिटेशन कमीशन होता है उसके द्वारा फाइनल की गई। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बोला गया है आर्टिकल 170 के अंदर कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो हो सकती है 500 हो सकती है। किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जो मेंबर हो सकते हैं या जो एमएलए होते हैं उनकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ 500 हो सकती है और मिनिमम स्ट्रेंथ 60 हो सकती है। मतलब किसी भी स्टेट में 60 से कम एमएलए नहीं हो सकते और 500 से ज़्यादा नहीं हो सकते। लेकिन कुछ एक्सेप्शन हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा। इनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन किया गया है कि मिनिमम 30 मतलब इनमें इनके अंदर यहाँ पर 30 हो सकते हैं, ठीक है? इनपे यहाँ पर 30 हो सकते हैं लेकिन एक्चुअल में ये ज़्यादा है आज के टाइम में। ठीक है, जैसे अरुणाचल प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ पर भी ज़्यादा मेंबर हमारे आते हैं। अरुणाचल प्रदेश में 60 आज के टाइम में। ठीक है, यहाँ पे सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में हमारे 32 मेंबर हैं आज के टाइम में। गोवा की बात करें तो यहाँ पर हमारे 40 मेंबर हैं। ठीक है, मिज़ोरम में बोला गया है कि यहाँ पर 40 मेंबर होंगे मिनिमम। तो मिज़ोरम में 40 ही हैं, नागालैंड के लिए 46 बोला गया है मिनिमम, लेकिन करंट में यहाँ पर जो मेंबर हैं 60 हैं। मतलब जो यहाँ पर मेंशन किए इतने से कम नहीं हो सकते। जो मिनिमम स्ट्रेंथ बताई गई थी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, आर्टिकल 170 के अंदर, ये 60 से कम नहीं हो सकते। लेकिन जब पता देखा कि कुछ स्टेट बहुत छोटे हैं, उनमें 60 भी पॉसिबल नहीं है, तो उनके लिए कंडीशन दे दी गई, जैसे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा, मिज़ोरम, नागालैंड कि इनमें इतने-इतने नंबर को डिफाइन कर दिया कि इतने से कम नहीं हो सकते। ठीक है, ज़्यादा भले से हो सकते हैं। और ये जो रीएडजस्टमेंट होगा सीटों का, कितनी नंबर ऑफ सीट होंगी, कितनी सीट होंगी एक लेजिस्लेटिव असेंबली में हर पर्टिकुलर स्टेट की, तो वो हर बार रीएडजस्टमेंट होगा आफ्टर ईच सेंसस। जो जनगणना होती है हर जनगणना के बाद में वो डिफाइन किए जाते हैं कि अब हमारे यहाँ पे जनसंख्या बढ़ चुकी है, उसके हिसाब से जो नंबर ऑफ सीट है वो हमें बढ़ानी है। लेकिन वही चीज़ है कि ऑलरेडी लोकसभा और लोकसभा की भी इसी टाइप से रीएडजस्टमेंट का प्रोसेस है, लेकिन इस पे जो 2026 तक इसको होल्ड कर दिया गया है। उसके बाद ही यहाँ पर सीटों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। अगला हम देखते हैं ड्यूरेशन। तो इसमें बोला गया है कि जो राज्य की विधानसभा होती है या लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, ये एक टेम्परेरी बॉडी है। मतलब ये परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। आर्टिकल 172 में बताया गया है कि एक टेम्परेरी बॉडी है, इसका जो फिक्स टर्म है वो 5 ईयर रहेगा। 5 साल आफ्टर फर्स्ट मीटिंग। मतलब जब एक बार जो सभा है या लेजिस्लेटिव असेंबली चुनी जाएगी, चुनी जाने की फर्स्ट मीटिंग के बाद में वो 5 साल तक कंटिन्यू रह सकती है। उसका जो फिक्स टर्म है वो 5 ईयर है। 5 ईयर तक रहेगी, 5 ईयर के बाद वो विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली खत्म हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है? इसलिए वो बोला गया है वो एक टेम्परेरी बॉडी है। हर इलेक्शन के बाद में नई बॉडी बनती है, पुरानी खत्म हो जाती है। लेकिन कंडीशन है यहाँ पे इट कैन बी डिसॉल्व। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर गवर्नर इसको डिसॉल्व कर सकते हैं या फिर कुछ केस आते हैं जैसे नेशनल इमरजेंसी का केस है, वहाँ पर इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। वहाँ पर इसका जो टाइम पीरियड है 5 ईयर का उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है।
देखो अगर डिसॉल्व कर दिया गया तो 5 साल से पहले भी जो विधानसभा है वो भंग हो जाती है। लेकिन अगर एक्सटेंड किया गया न जैसे नेशनल इमरजेंसी का केस है, उसमें इसको 5 साल से ज़्यादा भी आगे भी बढ़ाया जा सकता है। और फिलहाल आज के टाइम में जो अलग-अलग स्टेट हैं, उनमें अलग-अलग सीट डिफाइन की गई हैं। जैसे हम देखें उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा सीटें हैं 403 403 सबसे ज़्यादा सीट आती हैं और सिक्किम के अंदर सबसे मिनिमम सीट है हमारी 32 सीटें केवल। ठीक है, बाकी हम वेस्ट बंगाल के अंदर 294 हैं, महाराष्ट्र के अंदर 288, बिहार के अंदर 243, तमिलनाडु 234, मध्य प्रदेश 230, कर्नाटक 24, राजस्थान 200, गुजरात 182, आंध्र प्रदेश 175, उड़ीसा 147, केरला 140, असम। इस टाइप से अलग-अलग स्टेट की है, जैसे यहाँ पर जम्मू कश्मीर, हरियाणा, छत्तीसगढ़, तीनों में 90-90 सीट हैं। इसी टाइप से इसमें त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय एंड मणिपुर। यहाँ पर हमारी 60-60 सीट है हर पर्टि ईच स्टेट में। तो ये हमारी रही लेजिस्लेटिव असेंबली। अब हम आगे देखेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको बोला जाता है विधान परिषद। विधान परिषद जो हमारा वो ऑलरेडी मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये हमारा थर्ड ऑर्गन है, लेकिन ये ऑर्गन हर स्टेट में अवेलेबल नहीं है। कुछ हमारे स्टेट यूनिकैमरल हैं, कुछ हमारे स्टेट बाईकैमरल हैं। तो जिन स्टेट के अंदर यूनिकैमरल है वहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होगी, लेकिन जो स्टेट हमारे बाईकैमरल हैं, वहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी, लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी। तो पार्लियामेंट के पास पावर है कि पार्लियामेंट एबलाइज या क्रिएट दोनों पावर है। पार्लियामेंट अगर वहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो उसको भंग कर सकती है, उसको हटा सकती है, अगर नहीं है तो उसको क्रिएट कर सकती है। पार्लियामेंट के पावर है, पार्लियामेंट को पावर मिलती है इसकी आर्टिकल 169 से। आर्टिकल 169 पावर देता है पार्लियामेंट को कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि किसी भी लेजिस्लेटिव काउंसिल को, ठीक है, सिंपल मेजॉरिटी से, मतलब एक रिजोल्यूशन होगा जिसको सिंपल मेजॉरिटी से पास करके क्या क्या पार्लियामेंट अगर लेजिस्लेटिव असेंबली है तो उसको हटा सकती है, अगर नहीं है तो उसको क्रिएट कर सकती है। जिन स्टेट में नहीं तो वहाँ पे क्रिएट की जा सकती है, जिनमें है वहाँ पर के उसको अबॉलिश कर सकती है। ठीक है, लेकिन ये डायरेक्टली नहीं करेगी पार्लियामेंट। ये पार्लियामेंट जब करेगी जब आफ्टर ए रिजोल्यूशन, जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर एक स्पेशल मेजॉरिटी से एक रिजोल्यूशन पास किया जाएगा कि यहाँ पर हमारे स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल को लाओ या जो है तो उसको हटाओ। स्पेशल मेजॉरिटी से जब ये पास किया जाएगा, और स्पेशल मेजॉरिटी हमारी वही आती है जो हमने पहले इससे पहले पढ़ रखी है, हाफ ऑफ टोटल प्लस टू थर्ड प्रेजेंट एंड वोटिंग, प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये हमारी स्पेशल आती है। लेकिन हमारी ये सिंपल मेजॉरिटी वही है जैसे और कोई ऑर्डिनेंस बिल, कोई ऑर्डिनरी बिल हमें पास करना होता है। तो इस प्रोसीजर से क्या है, किसी भी स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल को लाया जा सकता है या खत्म किया जा सकता है। ठीक है, और ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो पूरा प्रोसेस अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 169 जो फॉलो किया जाएगा किसी भी स्टेट में विधान परिषद को लाने के लिए, बनाने के लिए, उसको खत्म करने के लिए, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर नहीं आएगा। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो रहा है, नहीं, उसका लिए सिंपल प्रोसीजर है जो आर्टिकल 169 के अंदर मेंशन किया गया है। आज के टाइम में सिर्फ 6 स्टेट हैं जिसमें हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल है। जैसे यूपी के अंदर 100 सीट हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल की, महाराष्ट्र के अंदर 78 हैं, कर्नाटका के अंदर 75 हैं, बिहार के अंदर भी 75 हैं, आंध्र प्रदेश के अंदर 58 हैं एंड तेलंगाना के अंदर 40 सीट हैं। ठीक है, अब इसकी ड्यूरेशन क्या रहेगी? आर्टिकल 172 के अंदर ड्यूरेशन डिफाइन की गई है, बताया गया है कि एक परमानेंट बॉडी है, मतलब ये कभी डिसॉल्व नहीं होती। जैसे हमारी विधानसभा भंग हो जाती है उस टाइप से ये कहीं भंग नहीं होती है, हमेशा रहती है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल इसमें से परमानेंट बॉडी बोला गया। लेकिन यहाँ पर जो मेंबर होते हैं उनका एक कार्यकाल होता है, मतलब जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो काउंसिल है, वो परमानेंट बॉडी है, लेकिन जो उसमें मेंबर हैं वो परमानेंट नहीं है। मेंबर यहाँ पर 1/3 मेंबर हर 2 साल के अंदर, एवरी 2 ईयर 1/3 मेंबर रिटायर हो जाता है। मतलब एक मेंबर का इसके अकॉर्डिंग जो कार्यकाल है, जो टर्म है वो 6 ईयर। तो एक मेंबर का कार्यकाल 6 ईयर है, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई कार्यकाल नहीं है, उसका टर्म इनफाइनाइट है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी टर्म जो है फिक्स नहीं किया गया है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन और पीपल्स एक्ट 1951 के अकॉर्डिंग यहाँ पर मेंबर का जो कार्यकाल है वो 6 साल बताया गया है इसके अकॉर्डिंग। अगला हम देखते हैं कि कंपोजिशन।
आर्टिकल 171 के अकॉर्डिंग इसका कंपोजिशन बताया गया है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर कितने होंगे, क्या स्ट्रेंथ हो सकती है। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ बताई गई है वो बोला गया है कि 1/3 ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो यहाँ पर मैक्सिमम स्ट्रेंथ उतनी ही हो सकती है जितनी लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली की जो जो स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ का 1/3 मैक्सिमम हो सकता है। एक एग्जांपल ले ले रहे हैं कि यहाँ पर मान लो कि 300 है। 300 है कि लेजिस्लेटिव असेंबली की जो स्ट्रेंथ है वो 300 है। तो ये जो है हमारा 100 से ज़्यादा नहीं हो सकती, मतलब ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो इसकी इसकी 100 ही हो, लेकिन मिनिमम 40 से कम नहीं हो सकती। जैसे मान लेते हैं कि जैसे एक तेलंगाना का एग्जांपल लेते हैं। तेलंगाना का एग्जांपल लेते हैं, तेलंगाना के अंदर आज के टाइम में जो लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट हैं, वो हैं 119। लेकिन यहाँ पर 119 के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे, तो हमारी जो 1/3 के आस-पास हो गई, वो 39 के आस-पास होंगी, लेकिन मिनिमम 40 हो सकती हैं। तो यहाँ पर जो तेलंगाना के अंदर जो लेजिस्लेटिव असेंबली की लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो सीट है, वो 40 हैं। तो इस टाइप से। अब स्ट्रेंथ कितनी होगी? लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्ट्रेंथ कितनी होगी, वो पार्लियामेंट डिसाइड करती है। पार्लियामेंट बताती है, डिसाइड करती है कि स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल। अब यहाँ के जो मेंबर होते हैं, उनके इलेक्शन किस टाइप से होते हैं? उनका एक तो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है। तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्टेड इनडायरेक्टली, और जैसे राज्यसभा के मेंबर चुने जाते थे, अप्रोक्स उसी टाइप का एक प्रोसीजर है। मतलब करेक्ट वो नहीं है, लेकिन उसी टाइप से एक प्रोसीजर है। यहाँ पर भी क्या होते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, प्रपोजिशनल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू यहाँ पे इलेक्ट किए जाते हैं। जिसमें हमारे जो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसके 1/3 मेंबर, ठीक है, जिसको एमएलसी बोलते हैं हम, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये इलेक्ट किए जाते हैं एमएलए। मतलब जो लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जो मेंबर होते हैं एमएलए, वो एमएलए इलेक्ट करते हैं 1/3 मेंबर के अलावा। 1/3 एमएलसी जो इलेक्ट किए जाते हैं वो मेंबर ऑफ लोकल बॉडी, जैसे म्युनिसिपैलिटी हो गई, पंचायत हो गई, वार्ड हो गए, ठीक है, लोकल जो बॉडी होती है उनके थ्रू 1/3 मेंबर इलेक्ट किए जाते हैं। अगले हमारे आते हैं 1/12 मेंबर। 1/12 मेंबर जो होते हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं ग्रेजुएट्स ऑफ 3 ईयर ऑफ स्टेट। मतलब स्टेट के ग्रेजुएट, मतलब स्टेट के अंदर जो ग्रेजुएट हैं, जो स्टेट के अंदर रहते हैं, स्टेट के हैं प्लस स्टेट के अंदर रहते हैं, ठीक है। तो 1/12 मेंबर को ये ग्रेजुएट इलेक्ट करते हैं, इनका इलेक्शन होता है, ये ग्रेजुएट ही इसमें इलेक्ट करते हैं। अगला 1/12 मेंबर जो एमएलसी हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं टीचर्स और 3 ईयर इन स्टेट। जो उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर जो टीचर्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें मैक्सिमम 3 साल हो, मतलब मिनिमम 3 साल हो चुका है, जो 3 साल से टीचिंग में है, 3 साल से टीचर हैं, ठीक है, और स्टेट के हैं, ठीक है, लेकिन वो सेकेंडरी क्लास से कम के टीचर ना हो, ऐसे नहीं प्राइमरी के टीचर यहाँ पर नहीं चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर है कि मोर देन, या फिर हम मान सकते हैं कि जो स्टेट के जो टीचर हैं वो कम से कम सेकेंडरी क्लास के होने चाहिए, ठीक है। सेकेंडरी क्लास के टीचर हैं वही इसमें वोट करते हैं, और उन्हीं के थ्रू क्या होते हैं 1/12 एमएलसी इलेक्ट किए जाते हैं। अब हमारे बच के 1/6 मेंबर। तो 1/6 मेंबर जो है नॉमिनेट किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा। इस टाइप से हमने देखा कि हमारे जो 5-6 मेंबर हैं, ठीक है, वो इलेक्टेड हैं, इनडायरेक्टली इलेक्टेड हैं, लेकिन 1/6 मेंबर जो है वो हमारा वो नॉमिनेटेड है, नॉमिनेटेड है। अब नॉमिनेट का प्रोसेस 1/6 एमएलसी को नॉमिनेट किया जाता है गवर्नर के द्वारा, मतलब गवर्नर इनको नॉमिनेट करता है, और नॉमिनेट किया जाता है जैसे राज्यसभा के अंदर जो 12 मेंबर होते हैं उनका प्रेसिडेंट के पास अधिकार होता है उन्हें नॉमिनेट करने का, ठीक है। वो नॉमिनेट किए जाते हैं जिस टाइप से स्पेशल नॉलेज प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, इसी टाइप से ये भी नॉमिनेट किए जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आता है कि जो गवर्नर नॉमिनेट करता है वो हमारे स्पेशल नॉलेज प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विस, ठीक है। ये तो हमारे प्रेसिडेंट जो 12 मेंबर राज्यसभा के लिए नॉमिनेट करता था वो भी थे, लेकिन यहाँ पर एक ऐड ऐड होता है कोऑपरेटिव मूवमेंट, कोऑपरेटिव मूवमेंट। इसके स्पेशल नॉलेज या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो तब भी गवर्नर क्या है नॉमिनेट कर सकता है। और गवर्नर ने किसको नॉमिनेट किया है ये हमारे कोर्ट कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, मतलब गवर्नर के पास फाइनल अथॉरिटी है। लेकिन गवर्नर जो काम करता है, गवर्नर काम करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पर। तो फाइनली मान सकते हैं कि एड एंड गौर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसी के थ्रू हमारा इनडायरेक्टली अपॉइंट किए जा रहे हैं। तो ये था हमारा लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेट लेजिस्लेचर।
वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।